हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पेपर 1 के लिए हम इस वीडियो में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके 22 तारीख और 29 तारीख को कंडक्ट होंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा है उपसर्ग से। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं जैसे प्रायोजित। प्र उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, तो प्रायोजित में प्र उपसर्ग है, प्र जमा आयोजित, तो प्र उपसर्ग है इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट होगा प्रायोजित। अगर हम प्राकथन को देखें, प्राकथन में प्राक उपसर्ग है, प्राक उपसर्ग है इसमें। ओके, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। प्रागैतिहासिक में भी प्राक उपसर्ग है, प्राक जमा ऐतिहासिक, तो प्राक उपसर्ग है इसमें भी। प्राणायाम को अगर देखें, प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण जमा आयाम, तो प्राण जो शब्द है इसमें प्रा उपसर्ग है, लेकिन और जो आयाम है इसमें आ उपसर्ग है, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनेक शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस होता है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में। जो अनेक शब्द है ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण ना होकर ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, संख्यावाचक विशेषण। अब आपको पता होना चाहिए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में डिफरेंस क्या है। अगर आपका विशेषण जो है एक वचन है, एक वचन में है, एक वचन संज्ञा में है, तो वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ लिखना है इसको। अगर विशेषण एक वचन संज्ञा में है तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगर विशेषण बहुवचन संज्ञा में है, बहुवचन संज्ञा में है, तब वह संज्ञावाचक विशेषण का उदाहरण कहलाएगा। बस इतना डिफरेंस समझ लीजिए आप, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मेरे पास बहुत पानी है, मेरे पास बहुत पानी है। अब पानी एक वचन है, चाहे 10 लीटर हो पानी, चाहे 1 लीटर हो, ये एक वचन संज्ञा में ही कहलाएगा पानी। तो यहाँ पे एक वचन संज्ञा है पानी, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूं बहुवचन संख्यावाचक विशेषण का, मेरे पास अनेक पेन है, मेरे पास अनेक पेन है, मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो ये बहुवचन है। जैसे एक पेन है तो ये तो एक वचन हो गया। अगर मेरे पास 10 पेन है, अनेक पेन है, तो ये बहुवचन संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह तुलिका से चित्र बनाता है, चित्र बना रहा है, रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है। वह तुलिका से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, एक तो कर्ण के साथ से आता है, कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान के साथ भी से आता है। अब इसमें तुलिका से चित्र बनाता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कर्ण से। कर्ण समास है यहाँ पे, कर्ण कारक है यहाँ पे, तो से कर्ण कारक का प्रसर्ग। आपादान किस कंडीशन में आता है, आपादान से, आपादान उस कंडीशन में आता है जब कोई वस्तु किसी चीज से दूर जा रही हो। आपादान से जुदाई, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी वृक्ष से पत्ते दूर जाते हैं, वृक्ष से, तो आपादान से जुदाई, उस इस कंडीशन में आपके पास आपादान आएगा अगर इस प्रकार की सेंटेंस बनता है। ओके, यहाँ पे आएगा कर्ण कारक का प्रसर्ग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। देखिए कुशल का भाववाचक संज्ञा रूप कौशल्य नहीं होगा, और कौशल अपने आप में ही एक गलत शब्द है, वर्तनी में भी अगर देखें। कुशल का जो भाववाचक संज्ञा रूप है वो है कौशल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, रेखांकित पद किस क्रिया का भेद है। रेखांकित पद है उठ बैठा। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, इसमें संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया में होता है जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया के योग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है, बाकी आप खुद काफी समझदार हैं, रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। बाकी आप खुद रेखांकित है, काफी समझदार है, रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप भला तो जग भला,
मैं अपना काम आप कर लूंगा। इस प्रकार के उदाहरण जो है यानी निजता का भाव जिनमें आता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, बाकी आप, खुद काफी समझदार है, खुद निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे निजत्व का भाव उत्पन्न होता है। तुम अपने आप खा लेना, मैं अपना काम आप कर लूंगा, निजत्व का भाव आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कर कमल में किस समास का उदाहरण है, या कर कमल किस समास का उदाहरण है। कर कमल यानी कमल के समान कर, कमल के समान कर, के समान कर यानी हाथ। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्मधारय समास के समस्त पद में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का जो है संबंध होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, ये संबंध होता है कर्मधारय समास में। एग्जाम्पल के लिए नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ। और बहुब्रीहि समास इससे भी इजी है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी जब दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों पद मिलकर जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी किसी तीसरे की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लंबोदर, सबसे इजी है लंबोदर। आपको पता है कि लंबोदर किसको बोलते हैं, लंबोदर कहते हैं यानी लंबा है जिसका उदर, यानी यहाँ पे गणेश की बात हो रही है, भगवान गणेश की यहाँ पे बात हो रही है। और एग्जाम्पल देखें अगर, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है। दशानन, दशानन दश है आनंद जिसके, यानी यहाँ पे बात हो रही है रावण की। जब किसी तीसरे की बात होती है ना, तब वो बहुब्रीहि समास होता है। सबसे इजी है। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम्हारे पिता की बात, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस यानी कि संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि तुमने अपने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, अगर वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी। इस प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, संकेतवाचक। इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं, इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, इन वाक्यों में एक इच्छा का, विश का, या आशीर्वाद का, या किसी के लिए गुड विशेष का, शुभकामनाओं का यहाँ पे एक भाव है, आपको फील होगा इच्छावाचक वाक्य में। जैसे कि आप कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, या गॉड ब्लेस यू, या आप अपनी कोई विश बताते हो, अपनी कोई इच्छा जाहिर करते हो, जैसे आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये पहनूंगा। जहाँ पे आप अपनी फीलिंग, अपनी इच्छा व्यक्त करते हो, वे इच्छावाचक सेंटेंस कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी प्रकार संदेहवाचक वाक्यों में इसमें डाउटफुल वाक्य होते हैं, जैसे हो सकता है आज बारिश हो जाए, हो सकता है, या शायद आज वर्षा हो, शायद वो चला जाए। इस प्रकार के जो संदेहवाचक वाक्य होते हैं इन्हें संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनको पढ़कर ही आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये संदेहवाचक वाक्य है। लेकिन इनमें संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, इनमें हल्का हल्का सा डिफरेंस है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने आसमान सर पर उठा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी खूब मेहनत की अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल इजी था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है। चटाई पर, अधिकरण में पर, चटाई पर, अधिकरण कारक का प्रसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। अब नेताजी यहाँ पे क्या है, नेताजी एक उपाधि है, ओके, एक टाइटल है ये। अगर कोई टाइटल है, कोई पुरस्कार है, कोई पुरस्कार है, कोई उपाधि है, किसी सरकारी योजना का नाम है, किसी भाषा का नाम है, किसी ऐतिहासिक दरवाजे का नाम है, किसी किले का नाम है, तो ये सारे नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई भी टाइटल है, पुरस्कार है, किसी व्यक्ति का नाम है, औरत का नाम है, या किसी राज्य का नाम है, किसी देश का नाम है, ये सारे नेम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ढंग से करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऑप्शन
एक करेक्ट होगा व्यक्तिवाचक। जैसे टाइटल है नेताजी, या महात्मा होता अगर महात्मा, तो महात्मा भी एक टाइटल है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। या अगर किसी भाषा का नाम है हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, तो हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, कुछ दबा पड़ा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, पता नहीं है कि क्या है, कुछ दबा पड़ा है, यानी निश्चित नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या दबा है। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं होता, बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नीचे कुछ दबा पड़ा है, हमें पता नहीं है कि क्या दबा पड़ा है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका पता नहीं होगी तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसका हमें पता होता है कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वे तुम्हारे केले हैं, वे तुम्हारे केले हैं, तो मुझे पता है कि ये जो वे शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये पता है, निश्चय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी। पंचवटी का सामासिक विग्रह है पंचवटी, यानी 5 वटों का समाहार या समूह। 5 वटों का समाहार, यानी जिस शब्द में ना सामासिक विग्रह करते समय यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक आ जाए ना, पंच यानी 5, जिसमें संख्या आ जाए वो शब्द जो है द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी दिया है ना, बहुब्रीहि समास भी दिया है और वो बहुब्रीहि बन रहा है, उसका मीनिंग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ रहा है, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ओके, तो इसका ध्यान रखें, बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में है। तो पंचवटी का सामासिक विग्रह इन ऑप्शन में देखें अगर, तो 5 वटों से घिरी प्रसिद्ध जगह, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी यहाँ पे किसी प्रसिद्ध जगह की बात हो रही है, यानी यहाँ पे भगवान राम के वनवास के स्थान जहाँ पंचवटी नामक स्थल पर जहाँ वह रुके थे उसकी बात हो रही है। जब यहाँ पे किसी जगह की, किसी तीसरे जगह की बात हो रही है, तो ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा, जो मैंने आपको बताया बहुब्रीहि समास। ओके, अगर सिंपल मीनिंग में देखें इसका कि 5 वटों का समाहार, तो पंचवटी, तब ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ओके, लेकिन अगर दोनों हैं तो प्रायोरिटी बहुब्रीहि समास को ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य है, देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। अब इसमें उद्देश्य पूछा है कि वाक्य में उद्देश्य कौन सा है। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। कौन मंत्रमुग्ध हो गया, मैं मंत्रमुग्ध हो गया, तो यहाँ पे उद्देश्य है मैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। मंत्रमुग्ध हो गया यानी ये अपने बारे में बता रहा है कि मंत्रमुग्ध, मैं मंत्रमुग्ध हो गया उनके प्रवचन को सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली के पर्यायवाची होते हैं मीन, मत्स्य, शफरी। इंपॉर्टेंट है शफरी, शफरी भी मछली का पर्यायवाची होता है, तो ये तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। मीनाक्षी मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पूछा था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो मीनाक्षी पर्यायवाची नहीं है मछली का। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा, या श्री, इंदिरा, इंदिरा, कमला और रमा, ये मीनाक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।